चीन सोच रहा था कि मध्य एशिया में उसकी चाल कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा दांव चल दिया है कि पूरा खेल ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चीन अरबों डॉलर खर्च करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। दूसरी तरफ भारत बिना शोर शराबे के एक करके ऐसे देशों से हाथ मिला रहा है जो आने वाले समय में चीन की सबसे बड़ी रणनीति को चुनौती दे। पहले अफगानिस्तान के साथ रिश्तों में नई गर्माहट दिखाई और अब भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है। इस बैठक में बात हुई रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, आतंकवाद, मध्य एशिया और चीन की उस सप्लाई चेन की जिस पर आज दुनिया काफी हद तक निर्भर है। अब मजेदार बात यह है कि जिस उज्बेकिस्तान को चीन अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाना चाहता है, उसी देश के साथ भारत अब अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। यानी जिस मैदान पर चीन अकेले खेलना चाहता था, वहां भारत भी पूरी तैयारी के साथ आ चुका है। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान के पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब बात सीमा पार आतंकवाद की आती है तो भारत और उज्बेकिस्तान की सोच एक जैसी नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए आगे की राह और मुश्किल होने वाली है? और इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प ऐतिहासिक कनेक्शन भी छुपा हुआ है। यही वह उज्बेकिस्तान है जहां बाबर का जन्म हुआ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन आज करीब 500 साल बाद यही देश भारत के लिए एक नई रणनीतिक ताकत बनकर उभरता दिखाई दे। तो आखिर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिससे चीन की चिंता बढ़ सके? क्यों रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दुनिया में इतनी होड़ मची हुई है और क्यों विशेषज्ञ इस साझेदारी की बात की बड़ी कूटनीति जीत मान रहे हैं? आइए पूरी कहानी को आसान भाषा में एक एक पहलू में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HB डिकोड। भारत ने चीन की चालाकी का तोड़ निकाल लिया है। उसने मध्य एशिया में घुसने की फिराक में बैठे चीन की चालाकी पर पानी फेर दिया है। भारत ने पहले तो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए और अब उसके बाद उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये वही उज्बेकिस्तान है जहां से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आए थे और 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 3 अगस्त 2026 यानी सोमवार को नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, व्यापार और ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत उज्बेकिस्तान दोनों का नजरिया एक जैसा है। ऐसे में पाकिस्तान का घिरना अब तय है। लेकिन सवाल सिर्फ उज्बेकिस्तान से दोस्ती का नहीं, असली सवाल यह है कि आखिर भारत इस देश को अपने गेम प्लान का इतना अहम हिस्सा क्यों बना रहा है। इसकी वजह जानेंगे तो चीन की टेंशन भी आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट न्यूज एजेंसी NI के अनुसार दरअसल उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। इसी दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों से द्विपक्षीय संबंध लगातार बढ़े हैं और इनमें निर्माण, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल। सिर्फ रिश्तों की ही बातें नहीं। इस बैठक में एक ऐसा भी मुद्दा उठा जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यही वो वजह है जिससे चीन सबसे ज्यादा परेशान हो सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब खनन क्षेत्र, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों यानी कि रेयर अर्थ रिसोर्सेज के मामले में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब $1 के द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में आर्थिक आदान प्रदान में काफी वृद्धि होगी। दरअसल रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि और देशों से भी इन मिनरल्स के सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा। उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार किया। यानी मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी और भविष्य की वैश्विक राजनीति का पूरा गणित छिपा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विदेश नीति के मुद्दों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में भारत और उज्बेकिस्तान का नजरिया एक जैसा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के मजबूत रुख की सराहना की और कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें खास तौर पर सीमा पर आतंकवाद और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने भी शामिल है। अब यहीं से पाकिस्तान का जिक्र भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जब दो देशों की सोच आतंकवाद पर एक जैसी हो तो उसका असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे। विदेश मंत्री ने 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत की पहलों का समर्थन करने के लिए उज्बेकिस्तान का धन्यवाद किया और 2027 और 29 अवधि के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता के लिए उज्बेकिस्तान की उम्मीदवारी को नई दिल्ली का समर्थन भी जताया। दिलचस्प बात यह है कि ये रिश्ता सिर्फ विदेश मंत्रियों की बातचीत तक नहीं रुका, देश के सर्वोच्च स्तर पर भी इसे लेकर एक बड़ा संदेश दिया।
इसमें सबसे पहले दिन उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और कहा कि ये दौरा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का एक मौका देता है। उन्होंने माइनिंग, खासकर रेयर अर्थ मिनरल, साथ ही कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाओं पर जोर दिया। और ये साझेदारी सिर्फ सरकार के बीच में नहीं है, दोनों देशों के और लोगों और छात्रों के बीच भी रिश्ते अब लगातार मजबूत। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच मजबूत शैक्षिक और पेशेवर आदान प्रदान की भी तारीफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा उज्बेक अधिकारियों, पेशेवरों और छात्रों ने भारत के इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी ITEC प्रोग्राम और स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि अभी 16,000 से ज्यादा भारतीय छात्र उज्बेकिस्तान में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत और उज्बेकिस्तान की दोस्ती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास के कई 100 साल पुराने पन्नों में। भारत और उज्बेकिस्तान में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों ही सिल्क रोड पर स्थित थे और भारत में कई तुर्क राजवंश स्थापित हुए जो पूरी तरह भारतीय रंग में ढल गए और खुद को भारतीय ही मानने लगे। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म आज के उज्बेकिस्तान के अंदीजान। हालांकि भारत में बाबर को लेकर अलग अलग राय रही है, लेकिन वो तैमूर मूल गुरकानी साम्राज्य के संस्थापक के वंश से थे और आज अपने देश उज्बेकिस्तान में उन्हें राष्ट्रीय नायक माना। इतिहास की ये कड़ी हमें एक नए दिलचस्प कहानी तक ले जाती है, जब मध्य एशिया के हालात में हजारों लोगों को भारत जाने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकार स्कॉट सी लेवी के अनुसार 18वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अकाल और अस्थिरता के कारण लोगों ने मुगल साम्राज्य की ओर पलायन। 1717 में समरकंद के लगभग 12,000 निवासी अकाल से जूझ रहे और अपने देश को छोड़कर भारत आ गए ताकि वो मुगल शासन के तहत गुजारा कर सके और रोजगार पा सके। अब इतिहास से निकलकर एक बार फिर वर्तमान में लौटते हैं, क्योंकि आज उसी उज्बेकिस्तान को लेकर चीन और भारत के बीच एक अलग तरह की रणनीतिक दौड़ चल रही है। चीन हाल के दिनों में तेजी से उज्बेकिस्तान के साथ अपने संबंध बढ़ाने में लगा हुआ है। खास तौर पर यह देश मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक केंद्र है। इसकी एक बड़ी वजह है कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना है। हालांकि हाल के हफ्तों में उज्बेकिस्तान में चीन विरोधी भावना में काफी बढ़ोतरी देखी। कुछ लोग चीनी निवेशों के प्रभाव से चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इससे आर्थिक संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान का नुकसान हो सकता है। वहीं अन्य लोग इन निवेशों का स्वागत करते हैं और इन्हें आर्थिक आधुनिकीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए उज्बेकिस्तान के परिवहन नेटवर्क को बेहतर कर रहा है, जिससे यूरेशिया और यूरोप के बाजारों पर उसकी पहचान आसान हो रही है। साथ ही वो आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए शंघाई सहयोग SCO के माध्यम से सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ भारत और उज्बेकिस्तान की दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी। एक तरफ चीन BRI के जरिए मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत भरोसे, रणनीतिक साझेदारी और क्रिटिकल मिनरल जैसे अहम क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि क्या भारत की ये रणनीति चीन के बढ़ते प्रभाव को सच में चुनौती दे पाएगी और क्या मध्य एशिया में बदलते ये समीकरण आने वाले समय में एशिया की राजनीति की तस्वीर लिखेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारे WhatsApp चैनल से जरूर जुड़ें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।